अनुराग जी की एक और पहचान है हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली। इसका नाम है बैद्यनाथ। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल को कोरोना के इलाज की तरह बताना और अंग्रेजी दवाइयों को, अंग्रेजी डॉक्टरों को, एलोपैथी को लूटने वाले सिंडिकेट के रूप में इंगित करता। तो उस समय क्या आप लोगों ने उनसे कोई समझदारी डेवलप करने की कोशिश की थी रामदेव से? That is an internal policy decision of that company. But Drug and Magic Remedies Act में इनको नोटिसेस गए थे। रामदेव जी की कोई मुलाकात हुई आपकी? मेरी हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं आयुष एक्सेल मीटिंग में। मेरी बाबूजी से वैसे भी मुलाकात हुई, इस घर भी आए। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है इस समय अनुराग शर्मा, जो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से इनकम्बेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से खड़े हुए हैं। उनके सामने हैं कांग्रेस के प्रदीप जैन। अनुराग जी की एक और पहचान है जो ज़्यादा लोगों को 2019 के पहले तक पता थी कि हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक देश की एक लीडिंग कंपनी है जिसका नाम है बैद्यनाथ। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आपकी कंपनी है, मैं आसान भाषा में ये कह दे रहा हूँ, आपकी कंपनी, परिवार की कंपनी है। ठीक है, मैं कहाँ से बातचीत शुरू क्योंकि मेरे पास सवाल हैं बैद्यनाथ को लेकर भी और थोड़े सवाल हैं आपकी सांसदी को लेकर भी। कहाँ से बातचीत शुरू किया जाए? बैद्यनाथ से करते हैं। बैद्यनाथ से पुरानी इतिहास आ जाएगा। ठीक है, कैसे शुरू हुई कंपनी? आपके दादाजी ने शुरू की थी? मेरे दादाजी ने शुरू करी। पहले हम लोग कृषक थे और दादाजी एक राजस्थान के गांव के थे। क्या नाम था? पंडित राम नारायण शर्मा जी। हाँ। और बाद में वैद्य जी करके बड़े प्रसिद्ध हुए। वैद्य राम नारायण शर्मा जी। वैद्य राम नारायण शर्मा जी। और वैद्य जी छोटे से गांव में थे। हमारा गांव, दादाजी का गांव कोटपुतली से तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर है, कांसली करके। अच्छा। और कांसली से निकल कर दूसरे गांव अपने रोज जाते थे, 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर। वहाँ उनको आयुर्वेद सीखने का शौक़ हो गया, तो आयुर्वेद सीख के फिर वो बम्बई गए। बम्बई? हाँ। फिर उसके बाद बैद्यनाथ धाम गए। अच्छा। बिहार में। बैद्यनाथ धाम बिहार में। और वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलने लगी तो बाबा के नाम से हाँ कंपनी का नाम रखा गया और तकरीबन प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी। बहुत छोटी सी उम्र के थे तब ये चले गए कलकत्ता। और कलकत्ता तब हिंदुस्तान की राजधानी होती थी और वहाँ पे कंपनी का फॉर्मुलेशन हुआ। तो आज भी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता के अंदर ही है। कलकत्ता में है। पुराना बड़ा बाजार में। हाँ, अच्छा, वो बड़ा पुराना क्राउडेड एरिया ओल्ड कलकत्ता में। ओल्ड कलकत्ता तो वही है। और फिर प्लांट्स लगते रहे और वहाँ चलता रहा। बाबा जी ने बहुत मेहनत करी, बहुत धार्मिक थे। हाँ। और वो उनको नई चीज़ों को ढूंढना, लुप्त या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को ढूंढना, उसके लिए बहुत सारी जगहों पे जाना, हिमालय में जाना, उनको डॉक्यूमेंटेशन करना, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत करी। तो उसकी वजह से हम लोगों ने आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसका नाम है पंडित राम नारायण शर्मा रिसर्च अवार्ड, जो नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। उसको स्थापित किया और वो 1983 से लगातार देते आ रहे हैं। और आज की तारीख में आयुर्वेद जगत से जुड़े हुए जितने भी महानुभाव हैं, साइंटिस्ट हैं, आयुर्वेद के जो लेखक हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, उनको दिया जाता है। उसके अलावा भी फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में एक बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर बनाया। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। और उनके नाम से उसको गिफ्ट करके उनको दान में दिया। आज भी वो चालू है, बहुत अच्छा बना हुआ है और उसके अंदर हाई एंड रिसर्च होती है। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, जो बच्चे गरीब रहते हैं और नहीं पढ़ सकते और बायोमेडिकल साइंसेस में करना चाहते हैं कोई भी चीज़ हो, तो उन लोगों को हम एक धनराशि देते हैं, तकरीबन ₹1,00,000 से ज़्यादा। फेलोशिप की यूनिवर्सिटी ही खुद देती है। हम तो यूनिवर्सिटी को चेक लिख देते हैं। तो अभी मैंने ₹40 लाख लिख रखे यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी वो बांटती है।
ऐसी 50 आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं हाँ जिनमें जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको भी कंपनी की ओर से एक अनुदान दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती और झांसी जब आप कलकत्ता से, तो झांसी कब सेटल हो? क्योंकि अभी भी आपकी सबसे ज़्यादा काम धाम आपका झांसी में ही होता है। है। जी, झांसी हम लोग आ गए थे तकरीबन 1946-47, अच्छा, 44 तक आ के गए। आसपास आ गए थे झांसी। अच्छा, फिर यहीं पे आके सेटल हो गए। यहीं पे सेटल हो गया, मेरा जन्म वन्म सब यही का। जाते हैं आप अभी भी ऑफिस, दफ्तर, जो वर्कशॉप वगैरह जो भी है? फैक्ट्रीज हाँ। प्लांट्स बहुत कम टाइम मिलता है। कौन आजकल जाता है अभी? ज़्यादा अभी कौन देख रहा है एक्टिव रूप से घर से? घर से मेरे एक कजन ब्रदर, चाचा का लड़का हाँ, विक्रम। विक्रम तो पटना देखता है, विक्रम पटना देखते हैं। विक्रम पटना देखता है। अच्छा, और यहाँ पर अनिरुद्ध करके अनिरुद्ध अनिरुद्ध जी देखते जाते रहते हैं, और कभी टाइम मिला तो मैं चले जाता हूँ उनके पास। लोग बता रहे थे कि सैटरडे संडे को यूजुअली आप जाते हैं। कभी कभी मैं जाता था, पर पिछले 1-1.5 साल से तो वो भी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक नया प्लांट आ रहा है। वी पुटिंग अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, पहला लार्ज स्केल GMP WHO GMP स्टैंडर्ड्स पे। तो वो प्लांट तकरीबन तैयार हो गया है, तो उसके लिए मदद के लिए जाता रहता था। फैमिली के लोग कहाँ इंडिया में कई जगह फैले होंगे अभी तो? बहुत जगह फैले हुए हैं, बहुत जगह फैले हुए हैं। प्लांट्स हैं तो लोग वहाँ पे हैं, लोगों के अदर बिजनेसेस हैं, बड़ा परिवार है, वो सब, लेकिन हम साथ ही रहते हैं। चलिए, मैं अब 2019 पे आता हूँ जी। मैंने फैमिली का जिक्र थोड़ा सा जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली किया, क्योंकि मेरा सवाल वहाँ से जुड़ा हुआ है। हाँ, साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव आते हैं, तो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से किसको टिकट दिया जाए, इस पे थोड़ी सी बातचीत और बहस होती है। और अचानक से भारतीय जनता पार्टी ऐलान करती है कि हमारे उम्मीदवार अनुराग शर्मा होंगे। अनुराग शर्मा, आपके पिताजी भी सांसद रहे हैं। जी, बहुत पहले। हाँ, और कांग्रेस के टिकट पे ही रहे हैं। नहीं, बीजेपी से नहीं। राज्यसभा भी गए थे वो? नहीं, कभी राज्यसभा नहीं गए थे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, बीजेपी के टिकट से भी गए थे? हाँ, 2 जगह से चुनाव जीते। हाँ। एक बार 81 का जो चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस में थे। हाँ, तब और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी 1-1.5 साल के अंदर, इंदिरा गांधी से निपटी थी। फिर वो VHP में चले गए थे, VHP में अपनी सेवाएं देते रहे, और बाद में फिर 90 में जीते थे। 90 में हमीरपुर लोकसभा। हमीरपुर लोकसभा से, बीजेपी से। तो 19 में आ जाते हैं। 19 में आता है कि अनुराग शर्मा जी को टिकट दे दिया गया। जी। थोड़े 5-6 विधानसभाएं जो लगती हैं यहाँ पे, उसमें से 1-2 विधायकों की नाराज़गियाँ भी सामने आती हैं खबरों में। कुछ वीडियोस भी वायरल होते हैं, क्योंकि 2019 में तो वो समय था कि वीडियो वायरल हो जाते थे। तो लेकिन एक कहानी चलती है कि अनुराग शर्मा को टिकट मिला क्यों? क्या वो बैद्यनाथ समूह के MD हैं, इस वजह से टिकट मिला, या उनके फैमिली के कुछ लोग नागपुर में हैं और इस वजह से उनको टिकट मिला? कहानी क्या है 19 में टिकट, और कैसे मिला? 19 का टिकट ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, पर मैं बुंदेलखंड का सबसे बड़ा न्यास चलाता हूँ अपने पिता के नाम से, जैसे मैं अपने दादा के नाम से चलाता हूँ, जिसमें न्यास के माध्यम से बहुत काम करते हैं। तो 19 में जब मुझे टिकट मिला गया, तो मैं 2 काम प्रमुख रूप से करता था इस क्षेत्र में। हम लाखों, अब तो हो सकता है करोड़ ही हो गए, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते थे, गरीब बच्चों को, और इन स्कूलों के साथ मेरा बहुत संपर्क था। और पिता के नाम से मैं न्यास चलाता रहा हूँ, लोगों की मदद करना, ऑपरेशंस कराना, और हमारे पास ऐसे 3-4 न्यास हैं। परिवार का हमेशा मुख्य उद्देश्य बैद्यनाथ में पैसे बनाने का नहीं, जनसेवा का रहा है, और बैद्यनाथ उसमें हमेशा काम करती रही है। बैद्यनाथ भी करती है और हमारे न्यास भी करते हैं। तो मेरे यहाँ पे किसान भाइयों से बड़ा अच्छा संपर्क था। बुंदेलखंड, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि बुंदेलखंड में जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं, और हम लोग के साथ किसानों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बहुत सारे लोग अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं कि साहब वो तो ज़मीनें कंपनी ले लेती है, ये ले लेती है, वो होता है। हमारे कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, हमारे सारे ओपन एंडेड कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। आपको जितना प्रोड्यूस करना है आप प्रोड्यूस करिए, हम सारा का सारा मान लेंगे, मार्केट रेट जो होगा उससे 5-10% एक्स्ट्रा ही दे देंगे, और गारंटी हमारी रहती है। तो किसान भाइयों के साथ मेरा बहुत संपर्क है, आज भी है।
और ये बहुत सारे लोग जड़ी बूटी लगाते हैं। कभी हम किसी से मेड़ ले लेते हैं, भैया खाली मेड़ का ही सामान दे, मेड़ पे लगा दे। तो इसकी वजह से और मेरे न्यास की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो आउटरीच प्रोग्राम था, मैं एक एकीकरण समिति चलाता हूँ मैं, तो तब मेरे ऑफिसेस थे तकरीबन 1418 बुंदेलखंड में, मतलब एक एक गांव के अंदर थे। और वहाँ के लोग पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल दोनों टाइप के लोग हमसे जुड़े रहते थे। ठीक है। और वो न्यास अपना काम करता है, सारियों को कपड़े देने का काम, लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम, उनकी जो समस्याएं छोटी मोटी रहती थी जो नॉन पॉलिटिकली हम सॉल्व कर सकते थे, तो वो बहुत जुड़ाव था। इसलिए पार्टी को लगा कि नहीं ये कर सकता है, पुरानी पॉलिटिकल फैमिली रही है, लोग जानते हैं, पिताजी को बहुत सम्मान था इस क्षेत्र में। पिताजी को उनके नाम से नहीं कहते थे लोग, पिताजी को एक ही नाम से कहते थे, पंडित जी। आप कहीं पे भी झांसी में जाएंगे पूछेंगे पंडित जी, तो फिर एक ही पंडित जी थे, वही उनका ही नाम उन्हीं का नाम था। पर उन्होंने भी पॉलिटिक्स छोड़ रखी थी, उनका भी सिर्फ इसी में मन था। उनको बहुत अच्छा लगता था कि गांव के स्कूलों में जा जा के बच्चों को देना। आज हमारे वहाँ से बच्चे IAS ऑफिसर्स निकले हैं, हमारे वहाँ से साइंटिस्ट निकले हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। उनको सबसे ज़्यादा खुशी इन बच्चों में मिलती थी। मेरा ये बच्चा हो गया, मेरा बच्चा पुलिस में भी चला गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, तो उसको लेके शहर में घूमते थे। वो बहुत खुश रहते थे जब भी बुंदेलखंड के बच्चे अच्छा करते थे। किसका फोन आया था टिकट जब कंफर्म हुआ था आपका? पार्टी ऑफिस से। नेता का फोन आया होगा, किसी का तो संदेश आया होगा। पार्टी ऑफिस से आया था हमारे, मेरे ख्याल से तब संगठन मंत्री जी का आया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने कि टिकट आपको दे रहे हैं? हाँ, बोले अनुराग जी सबको साथ रखिएगा। ठीक, मुझे पता ही नहीं था क्या कहते हैं। वो तो एकदम से आया था, मैंने आग्रह किया था कि साहब अगर कोई नहीं है तो मैं लड़ने को तैयार हूँ। तो बोले बिल्कुल। आपने आग्रह किया था अपनी ओर से? कोई नहीं आग्रह किया था। मैं गया था दिल्ली में, मुझे सबसे बुलाया गया, सबसे मैं मिला था। अच्छा। क्योंकि पुराने संपर्क से बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ बस। अच्छा, अब यहाँ पे वो जो डिस्कंटेंट है यहाँ के लोगों में, कुछ विधायकों में डिस्कंटेंट है। मैं विधायकों का नाम लूँ कि न लूँ, आप बताइए, क्योंकि आप विधायकों का नाम समझ के आप मुस्कुरा रहे हैं, मतलब विधायकों का नाम आप समझ चुके हैं। ठीक है, 2-3 विधायक ऐसे हैं यहाँ पे जो अनुराग शर्मा को टिकट मिलने से नाखुश थे। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि सबकी एम्बिशंस होती हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। पर्सनली मेरा इन सब के साथ ऑन अ पर्सनल लेवल बहुत अच्छा इक्वेशन है, पारिवारिक इक्वेशन। अक्सर मैं इनके घर जाता हूँ या मेरे घर आते हैं। पर हमारे वहाँ भाजपा है, भाजपा में मेरा एक चाहे बूथ अध्यक्ष हो चाहे विधायक हो, उन सब का हक बनता है टिकट मांगने का। और जितने ज़्यादा लोग मांगते हैं उसका मतलब ये भी रहता है कि पार्टी में इनर डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है। तो मैं वो मान के चलता हूँ। वो डिसअपॉइंट होते हैं जब नहीं करते, बिकॉज बहुत मेहनत करते हैं, और जब वो डिसअपॉइंट होते हैं तो कुछ दिन उनको लगता है। पर ऑन अ पर्सनल लेवल आप किसी भी विधायक से मेरी बात कर लीजिए, आना जाना, मेरी बच्चियों की शादी में, उनके घरों की शादी में मेरे साथ भोजन करना, मिलना, और मुझे बोलते कि मैं हम टिकट के लिए ट्राई कर रहे हैं। भैया मैंने बहुत अच्छी बात है, करो, कोई मनाही नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो उस समय जीत सकता है, जिस पे पार्टी की आस्था रहती है, तो कुछ दिन के लिए, कभी कभी थोड़े दिन आदमी का डिसअपॉइंटमेंट रहता है, पर ऐसी कोई विशेष बात नहीं। कल भी मेरे साथ 2-3 विधायक मेरे साथ बैठे हुए थे। उनको अपनी स्ट्रैटेजी ये करनी है, और उनका मार्गदर्शन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास 3-4 बहुत वरिष्ठ विधायक हैं। झांसी में सब 2 बार से ज़्यादा जीते, और एक तो 3 बार जीते, और ये लोग बहुत सालों से पार्टी में सेवाएं देते आए। तो उसको देखते हुए हम लोग सब इनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं अपने पर्सनल लेवल पे बहुत करता हूँ। जब भी कुछ कहते हैं मैं नॉर्मली मानता हूँ उस चीज़ को, तो वो मतभेद नहीं होते। पार्टी में इनर डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। तो ये फिर बाजार में बातें उठती हैं कि साहब उन्होंने भी मांगा होगा। डिसअपॉइंटमेंट नेचुरल है। आपके वहाँ प्रमोशन नहीं हुआ तो आप लोगों को लगता है, पर काम तो सब फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एंड ऑफ द डे करते ही। वही स्थिति हमारे वहाँ। आपने टिकट मिला और चुनाव लड़ने के लिए जो बीजेपी की टीम थी, जो बीजेपी की अपनी टीम होता है, बीजेपी का अपना संगठनिक ढांचा होता है, आपने उससे अलग भी एक टीम बनाई, अपनी एक कोर टीम बनाई। ये चर्चा होती है कि उस टीम के साथ तो काम कर ही रहे थे अनुराग जी ने एक अपनी कोर टीम बनाई, जो कोर टीम आज भी उनके साथ लगी हुई है। और वो कोर टीम ज़्यादा
इफ़िशिएंट तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं उससे ये कहूँगा कि बीजेपी की जो टीम हमारी रहती है वो दो पहलुओं पे काम करती है, एक संगठन के लिए और दूसरी पॉलिटिकली। जो मेरे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा काम करते हैं समाज सेवा का, और वो लोग क्योंकि समाज सेवा का काम करते हैं तो कभी कभी कुछ इलाकों में वो लोग अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़े होते हैं, बिकॉज वो नॉन पॉलिटिकल रहते हैं और आदमी उनको उस नज़र से नहीं देखता। तो वो लोग तो आज भी मेरी एकीकरण वाली समिति, वो लोग तो बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। वो कभी मंचों पे नहीं दिखेंगे, कभी किसी चीज़ में नहीं आएंगे, मुझसे बहुत कम मिलते हैं। उनकी तो डिमांडें रहती हैं कि भाई साहब इधर पे भूखमरी हो गई। जैसे कोरोना ही आप ले लो, कोरोना काल में कोई बाहर नहीं निकलता था, कोई भी। मेरे ख्याल से मेरे पूरे क्षेत्र में अगर निकले हैं तो भाजपा की एक टीम निकली और दूसरी मेरी एकीकरण की, और मैं खुद निकला। जब पहला केस झांसी में पाया गया उस दिन भी कोई बाहर नहीं गया, आपके लोकल लोग बता देंगे। खाली मुझे यह ध्यान है क्योंकि मैं कोविड रिपोर्टिंग में उसमें झांसी भी आया हुआ था। मैं पहला सांसद था जो वहाँ गया उस घर पे, जिसने नॉक किया और फिर अपने डीएम और एसपी को लेके गया। पहली बार पीपीई सूट्स में लेके आया। हमने सैनिटाइजर्स, काढ़े, मेडिसिन्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, छोटी एम्बुलेंसेस, करोड़ों रुपए की बांटी। और ये ज़्यादातर काम एकीकरण वालों ने किया। उनको आग्रह किया गया भैया कुछ तो हिम्मत रखो, और वो लोग निकले। भाजपा में हमने एक और दूसरा काम किया, वो था कि जितने हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे, झांसी यू मस्ट रिमेंबर, झांसी एक गेटवे है उत्तर प्रदेश के लिए, तो जितना साउथ से लोग आते हैं वो सब झांसी या ललितपुर के थ्रू आते हैं। तो उन लोगों के भोजन की व्यवस्था, उनको रखने की व्यवस्था, उनको खाना पीने देने की व्यवस्था, ये हमारे भाजपा और संघ ने की थी। तो उनके साथ हम लोग अलग लगे रहे। पर लोकल लोगों की देखभाल कराना वो मेरी एकीकरण की समिति लगी। तो वो लोग आज भी काम करते हैं, पर वो प्योरली नॉन पॉलिटिकल है, उनको पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता। वो तो अपने गांव में चले जाते हैं, अपना किताबें बांटनी बच्चों में वो बांट लेते हैं। तो जब मेरा चुनाव होता है तो अपने थोड़ा सक्रिय रहते हैं, आग्रह करने चले जाते हो। डीएम एसएसपी का आपने जिक्र किया, मैं यहाँ पे लोगों की शिकायतों का एक आपसे रखना चाहूँगा आपके सामने। लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई भी शिकायत लेके जाते हैं उनके सामने कि लगता है कि यार सांसद जी हैं, फ़ोन तो कर ही देंगे कम से कम, लेकिन सांसद जी कभी भी लोकल लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि यार डीएम को फ़ोन करना पड़े, एसएसपी को फ़ोन करना पड़े, कभी किसी थानेदार को फ़ोन करना पड़े। इस तरह की चीज़ों पे आप नहीं इन्वॉल्व होते? दो चीज़ों में मैं बिल्कुल इन्वॉल्व रहता हूँ। डीएम, सीडीओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई पूर्ति ऑफिसर, एडीएम, नमामि गंगे, नगर आयुक्त, ईओज, एमए, इन लोगों के साथ तो मेरा वर्चुअली डेली इंटरेक्शन रहता है। चुनाव के दौरान तब खत्म हो जाता है डेली, बिकॉज जितनी हमारी योजनाएं हैं इनको मॉनिटर करना मिशन क्रिटिकल है। अब झांसी कभी भी मनरेगा के केसेस में कभी ऊपर नाम नहीं आता था। हम यहाँ के ऑफिसर्स तक ले गए हैं दिल्ली ट्रेनिंग कराने मनरेगा ऑफिसर्स में, और हम टॉप 7 में आ गए थे, झांसी भी और ललितपुर भी। ऐसे ही हमारे वहाँ हर घर जल मिशन में सबसे ज़्यादा कनेक्शन इस तरफ में हुए हैं। अमृत पेयजल अभी भी हम लोगों ने बहुत बजट सैंक्शन कराए हैं। और जहाँ तक बात है पुलिस वाली, उसमें अनलेस कोई हमारे कार्यकर्ता या कोई बहुत परेशान है, किसी के वहाँ कोई संदिग्ध का हुआ है, तब फिर एसएसपी के लेवल पे बात करते हैं। नॉर्मली कोई भी गांव की मार पिटाई या इसमें आदमी थोड़ा सा दूर रहता है, बिकॉज दो पक्ष रहते हैं। आपको एक पक्ष की कहानी सुनने को मिलती है, तो दूसरे पक्ष की जब तक आपको कहानी नहीं हो, तो ये काम मेरे ख्याल से तो एक सांसद का नहीं होना चाहिए कि पक्षपात करे। हमारे लोगों के बीच पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी मेरे। तो फिर पुलिस जो निष्क्रिय काम लेती है, या अगर उन्होंने गलत किया तो फिर बिल्कुल रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे फिर ऊपर भी करनी पड़े। ऊपर भी गई ये बात? बहुत बार गई। आप लेकर गए? मैं लेके गया। क्या एक्शन हुआ ऐसे? यहाँ पर पहले हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब थे, उन लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, वहाँ से रिकमेंडेशन हुई।
एक दो बार मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया हूँ कि जब यहाँ पर पुलिस की खुद की कार्यशैली में थोड़ा संदेह हो तो उस कार्यशैली में उनसे आग्रह किया गया कि SIT बैठा दीजिए, ढंग से इंक्वायरी करा लीजिए, और वो करते हैं। ठीक। इल्ज़ामों की बात निकली है तो मैं कुछ एक और इल्ज़ाम ले लूँ। और जो आप पर सीधे से तो नहीं है लेकिन कुछ आपसे जुड़े विवाद हैं छोटे मोटे, उस पर आपकी सफाई चाहेंगे। जैसे साल 2021 में किसी आदमी ने आपको 25 करोड़ रुपए की ठगी करने की कोशिश की थी दिल्ली में लोन वाली ज़मीन बेचने की। हाँ, क्या हुआ था? 25 क्या पैसे चले गए कि वो बच गए? नहीं, क्या हुआ, क्या था? किसी की डिस्ट्रेस सेल आई थी और वी आर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। डिस्ट्रेस सेल थी। ये क्या होता है? मतलब वो अपना सामान जल्दी बेचना चाह रहे। अच्छा, बेच के खाली हो जाए टाइप का। हाँ, अच्छा। तो वो अपना सामान बेचना चाह रहे थे। मेरे CFO साहब तब जिंदा थे। हाँ। और मैं ज़्यादा नॉर्मली इन डिसीजंस मेकिंग में रहता नहीं था क्योंकि मैं सांसद हो गया तो समय कम मिलता था। तो अजय की बात हुई, अजय मिलने गए। वो एक एक्स जज थे तो हम लोगों ने उन पर भरोसा कर लिया। ठीक है। और हमने पेमेंट्स कर दी। हमने सीधे पेमेंट्स बैंक को किए। उनका कुछ लोन वोन का मामला था तो बैंक्स ने कहा आप हमको पेमेंट कर दीजिए, हम इनकी प्रॉपर्टीज रिलीज कर देंगे। ठीक है। तो उनका लोन था, हम पूरे पैसे बैंक को दे देते। हमने बैंक को चेक्स काट दिए। ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि दूसरे बैंक में वो मॉर्गेज थी। अच्छा, दूसरे बैंक में रेहन पर रखी हुई थी प्रॉपर्टी वो? 2 जगह लिए इन पे। तो उनका मामला चल रहा है, वो निपटाएंगे। प्रॉपर्टी हमको दे दी गई थी। प्रॉपर्टी मिल गई आपको? प्रॉपर्टी की चाबियां हमको दे दी गई थी पर प्रॉपर्टी के पेपर्स अभी भी दूसरे बैंक में मॉर्गेज थे। तो फिर वो क्रिमिनल केसेस हुए थे। अरेस्ट हो गया बंदा वो? हाँ, कुछ दिन के लिए अरेस्टेड थे वो, क्योंकि वो दूसरे बैंक ने अरेस्ट करवाया था उनको। जिस बैंक में उनकी ये DN मार्क था उसको पता नहीं था कि पहले बैंक को फर्स्ट राइट दे रखा है जिस बैंक को हमने पैसे दिए थे। तो वो फ्रॉड का केस हो गया बैंक की ओर से। हर तरीके के लोग मिलते हैं। साल 2019 में आप सांसद बनते हैं अनुराग जी, और एक कई सारे क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि लंबे समय से तो देखिए यूपी को अलग अलग हिस्सों में बांटने की मांग होती रही है। एक हिस्सा कहता है कि पूर्वांचल अलग करो, एक हिस्सा कहता है बुंदेलखंड अलग करो, उत्तराखंड तो अलग हो ही गया लंबे समय पहले। तो यूपी को कई सारे हिस्सों में बांटने के बाद बुंदेलखंड की जो चर्चा है, लोग ये पूछते हैं कि अनुराग जी से पूछिएगा, बोलते हैं कि अनुराग जी से पूछ लीजिएगा कि बुंदेलखंड पे साल 2019 में उनका एक बयान आया और उसके बाद वो चुप से हो गए। बुंदेलखंड के विभाजन पे आपका एक बयान है कि बुंदेलखंड का विभाजन आंध्र और तेलंगाना की तरह नहीं होगा, आंध्र और तेलंगाना की तरह नहीं होगा तो उसको सही तरीके से किया जाएगा। क्या बुंदेलखंड के पहले विभाजन पे अलग बुंदेलखंड राज्य पे आपका क्या? मैं आपको पहले बताता हूँ। हिस्टोरिकली एक्सेशन ऑफ स्टेट्स, एक्सेशन ऑफ जब स्टेट्स हुआ था तब हमारे यहाँ के जितने राजा थे उन्होंने एक्सेशन ऑफ स्टेट्स में, मेरे पास वो लेटर भी है, उन्होंने जब बुंदेलखंड की बात रखी थी तब नेहरू जी मान गए थे। तब उन्होंने बोला था लेकिन भाई एक बीच में स्टेट्स कैसे बना दे। तब एक सेंट्रल प्रोविंसेस होती थी CNP and RAR, और उस तरफ विदर्भ अलग होता था और इस तरफ मध्य प्रदेश को भी किसी और नाम से जाना जाता था। तो अब हमारे राजाओं ने बोला था कि साहब ये बड़ा क्षेत्रफल है, एरिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन कम है। अब आप बुंदेलखंड में देखेंगे तो तकरीबन जिसको हम MP UP मानते हैं, हम 8 सांसद हैं और उसका अगर आप एरिया निकालेंगे तो इट्स बिगर देन पंजाब, फार बिगर। तो तब नेहरू जी ने हाँ बोलकर कि मैं बाद में इसको रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में हम करा देंगे। ठीक है। तब से एक ये डिमांड सी रही थी इस क्षेत्र में। मेरा कहने का हमेशा तात्पर्य ये रहा है कि जब तक बुंदेलखंड आज खुद में संपन्न नहीं हो जाता, हम हमेशा नहीं तो रिलायंट रह जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की बख्शीश पे, हम हमेशा रिलायंट रह जाएंगे प्लानिंग कमीशन या आज के नीति आयोग पे कि फंडिंग दे के इसको सपोर्ट किया जाए। और जब तक दोनों जगह के लोग नहीं मानते तो आपको उस तरीके का वायलेंस नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि लोग कुछ कहें हम खुश हैं। अब आप आंध्रा और तेलंगाना का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कितने लोग उसके बाइफर्केशन में अपसेट थे। और उत्तराखंड में एक आम सहमति थी, हिमाचल में एक आम सहमति थी। जब हिमाचल तो बहुत पहले हुआ जब ग्रेटर पंजाब से किया गया,
हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी आम सहमति बने और हमारे वहाँ औद्योगिकरण इतना हो जाए कि ये स्टेट्स बाय इटसेल्फ खुद ही फिस्कली रिस्पॉन्सिबल। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट वांट अ स्टेट की जिसमें डेफिसिट इज लाइक रनिंग लाइक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज स्लोली बिकमिंग अ बास्केट केस, दे कांट पे, दे हैव टू रिलाई कि सब पैसे आ जाएंगे तब होगा, आज है ही नहीं उनके पास पैसे देने को। तो वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि फिस्कली रिस्पॉन्सिबल हो जाए, जिसमें हमारे वहाँ औद्योगिकरण हो जाए। अभी हमको दोनों स्टेट्स की सरकार सपोर्ट करती है, चाहे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में खूब नहरें बनी गई है। आज आप देखोगे बुंदेलखंड में जहाँ कोई फसल नहीं होती थी, एक फसल हो जाती थी, बहुत बड़ी बात होती थी यहाँ पर आज मेरे बहुत सारे क्षेत्रों में एक नहीं, दो नहीं, 3 फसलें होने लगी। अब हम गर्मी की भी दाल लगाने लगे। तो अब हमारे वहाँ थोड़ी सी साधन बढ़े तो आदमी ललितपुर में, महोबा में फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है। जैसे ये स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जुड़ेंगे, फिजिकली रिस्पॉन्सिबल एक जगह निकलती है, इट माइट बिकम ईजियर अगर लोगों की मनसा होगी। तो सभी की मनसा भी तो होनी चाहिए। तो मतलब एक कॉमन कंसेंसस का वेट कर रहे हैं। कॉमन कंसेंसस होना जरूरी है, नहीं तो आप दो फाड़ में लोगों को क्यों करेंगे। अगर वो हो जाए तो बुंदेलखंड कट सकता है। होना चाहिए, बिकॉज स्मॉलर स्टेट्स आर फार मोर easier to handle, easier to administer as well। ठीक है, अब एक आध इल्ज़ाम बैद्यनाथ पे भी बात कर लेते हैं। हाँ। जो आपकी कंपनी पे है। एक तो बड़ा रोचक केस था, वो बड़ा मज़ेदार केस भी था, च्यवनप्राश की लड़ाई जो हुई थी कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में च्यवनप्राशों की लड़ाई हुई थी। हमारे में 52 है, तुम्हारे में 42 है। हमारे में घी है, हमारे में प्योर घी है, और तुम्हारे में तुम अपने में पता नहीं क्या क्या मिलाए हो। एक तो विज्ञापन आपकी कंपनी ने रन किया, कोर्ट ने बोला कि नहीं यार ये विज्ञापन वापस ले लो या तो विज्ञापन बदल लो। ये देखिए कमर्शियल वर्ल्ड्स में वेयर देयर इज नो मोनोपोली, नाउ आयुर्वेदा इज द इजीएस्ट लाइसेंस टू गेट एंड देयर आर 5,000-6,000 कंपनीज टुडे। आई मेंटर द आयुर्वेदा कमिटी. The Ayush committee is mentored by me, the government of India. I also was the chairman for FICCI, for Ayush. I am now the chairperson for Ayush Excel. Chairperson in the new export body which the Prime Minister ने create करवाई, and I am the founding chairman of it. तो companies में नोक झोंक तो चलती है, but end of the day We all work together, सब साथ में काम करते हैं। आयुष एक्सेल इसलिए क्रिएट हुई, जितने मेरे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, आप एक का भी नाम ले लीजिए, सब आयुष एक्सेल में, सब मेरे साथ बैठते हैं। बिकॉज हमने ये रियलाइज किया इंडिया को भी हमको प्रमोट करना है, आयुष सिस्टम्स को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना है। अंदर कुछ भी हो, आज मैं कह दूं उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, पर जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं उस कंपनी को साथ लेके जाऊंगा कि इसने इतनी अच्छी रिसर्च करी, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इनके इतने अच्छे प्लान से, इनका माल खरीदी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नेशन फर्स्ट, आयुर्वेदा फर्स्ट। कंपटीशन हैपेंस, बट टुडे इट्स कोलैबोरेशन। जमाना भी बदल गया, आप देखिए टुडे एवरी कंपनी इज विलिंग टू कोलैबोरेट विद द अदर। जो कहते हैं ना अपने वहाँ, डोंट स्लाइस द पाई, मेक द साइज ऑफ द पाई बिगर, तो वो कर रहे हैं। तो बाहर जाते हैं, कभी यूएस एफडीए के अधिकारियों से आपकी मीटिंग हुई, जो बार बार ये बैद्यनाथ पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स में लेड बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कई बार सर्कुलर जारी कर देते हैं वो अपने अधिकारियों के, वो अपने जनता के नाम कि भाई प्रोडक्ट्स मत यूज़ करिए, इस तरह के सर्कुलर जारी कर देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है हमारे वहाँ कि एक मेजर इशू रहता है, हेवी मेटल यूसेज इज अलाउड इन इंडिया। इन इंडिया में अलाउड? इन इंडिया वी आर अलाउड। We do not export any of these products, nor do I. No, anyone. Nobody else also. Not one large Ayurveda company does it. And we are all on board with it. Because their standards for checking a metal are they're checking the crude form of the metal. We've changed it to an oxide. It does not harm. There are enough studies in this country done by both the companies as well as the government of India, which prove that the nature of the metal has changed. If, let's say, I make an oxide, potassium आप रोज खाते हैं, but the moment you add a cyanide to it, it becomes, it kills you.
और पोटेशियम सोडियम के फॉर्म में तो आप रोज ही ले रहे हैं, वेरी हेल्दी फॉर यू. सेम इज द केस विद सम ऑफ दीज मेटल्स. द नेचर ऑफ द मेटल गेट्स चेंज्ड. They refuse to believe this. We made representations, forms, and we've in fact called MIT and we've had them visit BHU, other places. But then the FDA there refuses to accept. They'll say, no, we find this as a toxicity, don't export. So most of these products will have one line which says, for sale in India and the Indian subcontinent only, wherever Ayurveda is accepted. We do not send these products abroad. चलिए, आखिरी सवाल, आयुष कमेटी के चूँकि आप चेयरमैन भी हैं और लगातार विजिट्स वगैरह पे रहते होते हैं, और बीते दिनों भारत का जो पूरा आयुष वाला जो पूरा स्ट्रक्चरल सेटअप है, बीते दिनों बड़े सवालिया घेरों में रहा सर. हाँ, और ख़ासकर एक कंपनी और उस कंपनी के प्रोमोटर्स की वजह से. जी. पतंजलि आयुर्वेद जो बड़ा बिजनेस स्ट्रक्चर है, उसके प्रोमोटर बाबा रामदेव, उन्होंने ऐसे विज्ञापन चलाए और कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें खड़े होकर माफ़ी मांगनी पड़ी. वो दृश्य पूरे देश ने देखा कि रामदेव खड़े हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, जज उनके माफ़ीनामे वापस कर दे रहे हैं. वो कभी इतने बड़े छपवा रहे हैं तो कभी इतने बड़े माफ़ीनामे छपवा रहे हैं. और इसमें फजीहत इसलिए हुई क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि सरकार आंख मूंदे बैठी रही, सरकार आंख मूंदे बैठी रही. कोर्ट के कमेंट थे, हार्श कमेंट थे सरकार पे कि इसको होने दिया गया, इस आशय के कमेंट थे. वर्बैटिम ये नहीं था लेकिन आशय ये था. तो क्या जब रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल को कोरोना के इलाज की तरह बताना और अंग्रेज़ी दवाइयों को, अंग्रेज़ी डॉक्टरों को, एलोपैथी को एक लूटने वाले सिंडिकेट के रूप में इंगित करता, तो उस समय क्या आप लोगों ने उनसे कोई समझदारी डेवलप करने की कोशिश की थी रामदेव से? कभी उनको वार्न किया था कि दिस कुड हार्म, या इट वाज जस्ट ब्लैंकेट ऑन रामदेव थिंग्स कि अब हम इस पे कुछ बोल ही नहीं सकते? क्या हुआ सर? See, that is an internal policy decision of that company. Whether they decide to take on big pharma, whatever they decide to do, that is an internal decision. There is sometimes a conflict. But India has very strong laws on it, called the Drug and Magic Remedies Act. And the Drug of Magic Remedies Act is quite an old act. It needs to be updated as a separate matter. Okay. It needs to be updated. उसको ठीक करना जरूरी है. But Drug and Magic Remedies Act में इनको notices गए थे. Now certain officers, where the plant is situated, because it's health, and health is a state subject, should have taken cognizance. They sometimes took, sometimes they didn't. And that's why the court took a very harsh view. But then the court again took another view on what the IMA people said against Babaji. So it's become more of a personal issue than really an Ayurveda versus allopathy. In Ayurveda, we believe that in certain things Ayurveda is very good. And in allopathy, due respect must be given to all the surgeons and the work they do. Also, there can be a collaborative effort. The Prime Minister is very keen on a collaborative effort. Yeah. Why are we trying to create a conflict? Today, most AIIMS have an Ayush section. Today, large private hospitals teach yoga, use Ayurvedic medicines as complementary medicines to actually do faster recoveries of a patient. अच्छा. तो वो आप एम्स में भी देखेंगे, मैक्स में भी देखेंगे, आप मेदांता में भी देखेंगे. They have full-fledged Ayurvedic sections and they all do research. And so, कुछ एलोपैथी कंपनीज भी करती हैं. वो भी आयुर्वेद में आती हैं, आयुर्वेद में रिसर्च करती हैं. They are most welcome. So, these are not really an Ayurveda issue. Today, I'm also the treasurer for the CPA, the Commonwealth Parliamentary Association. So wherever we go, we actually also try and promote Ayurveda. I talk to people and I tell them, why don't you talk to my companies, write to Ayush Excel. Some companies may come here, some companies may invest here, some companies in African regions might be interested in growing herbs. तो हम हमेशा आयुर्वेदा को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करते हैं. वो तो एक पॉलिसी के तहत है. तो ये उनका इंटरनल पॉलिसी का मैटर था जो उन्होंने जिस तरह से निर्णय लिए. रामदेव जी की मुलाकात हुई आपकी? मेरी, हाँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं आयुष एक्सेल मीटिंग में. मेरी आप जी से वैसे भी मुलाकात, इस घर भी आए. अच्छा. यहाँ से भी आए, बहुत पहले आए थे.
इधर भी तो नहीं आए होंगे। हाँ? इधर भी तो नहीं आए होंगे। अभी तो कुछ दिन से नहीं देखा। अभी मुझे कुछ दिन पहले दिल्ली में मिले थे, आई थिंक 7-8 महीने पहले। 7-8 महीने पहले। पहले अच्छा, इस पूरे केस उसके पहले ही। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ललन टॉप पे आप बातचीत देख रहे थे, हमारी चुनावी यात्रा जारी रहेगी। कैमरे और एडिट पे थे विजय, मैं हूं सिद्धांत, आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया।